नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश की। यहां पर सियासी पारा गरमा रहा है। चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद नेता अपना चुनावी भविष्य तलाशने में जुट गए हैं। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर के तहत इस राज्य में संक्रमण के मामले भी उफान पर हैं। आंकड़ों के अनुसार एक हफ्ते में 1300% का उछाल देखा गया है। पिछले 24 घंटों में 7695 मामले दर्ज किए गए, जो कि पिछले हफ्ते की तुलना में 13 गुना ज्यादा है। अच्छा यह कि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी है, तो भारी भीड़ इकट्ठा ना होने से संक्रमण ना फैलने में राहत मिलेगी। बहरहाल इस बीच सियासी पासे चले जा रहे हैं। बसपा के सतीश चंद्र मिश्र ने एनडीटीवी से कहा है कि यूपी में भाईचारा समाप्त हो गया है, मंदिरों में पंडितों पर हमला हो रहा है, कैसे ब्राह्मण बीजेपी के साथ आएगा। समाजवादी पार्टी सरकार में दंगे फसाद होते हैं। उधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एनडीटीवी से कहा है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार ने दंगे खत्म किए हैं, अपराधीकरण कम किया है और किसान आंदोलन का इन चुनावों पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव के कुकर्म सबको याद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है कि यूपी का ये चुनाव 80% बनाम 20% का होगा। एक कार्यक्रम में ब्राह्मण वोटों पर सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनाव इससे आगे बढ़ चुका है। जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं वो 80% बीजेपी के साथ हैं। 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ, सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। बहरहाल उत्तर प्रदेश की सियासत पर आपको बता दें, एक खास मेहमान हमारे साथ हैं। एक समय सहारनपुर से कांग्रेस का मुस्लिम चेहरा रहे इमरान मसूद ने अब कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है। इमरान तब सुर्खियों में आ गए थे जब इन्होंने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक बयान दिया था। सहारनपुर में मुस्लिम आबादी करीब 42% है और इमरान मसूद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान मसूद, आप हमारे साथ जुड़े हैं। पहली बात तो आप ये बताइए, कांग्रेस छोड़कर आप समाजवादी पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं? देखिए, मैं बहुत पहले से ये प्रयास कर रहा था कि सब लोग हम लोग मिलकर के गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ें। मेरा प्रयास फलीभूत नहीं हो सका और उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उसमें किसानों का, नौजवानों का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है और लड़ाई सीधे सीधे समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है। तो इस परिस्थिति के अंदर मेरे साथियों ने मशवरा दिया कि हम लोगों को समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए। आप एक अरसे पहले भी समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन काफी समय से आप कांग्रेस में रहे हैं। प्रियंका गांधी पुरजोर कोशिश कर रही हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को खड़ा करने की, तो एक तरह से कांग्रेस को इस समय में छोड़ना क्या ठीक है? देखिए, प्रियंका जी ने निश्चित रूप से बहुत कोशिश की है और प्रियंका जी बहुत बड़ी नेता हैं और प्रियंका जी ने मेरे को बहुत सम्मान देने का काम किया। कांग्रेस ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं राहुल जी का और प्रियंका जी का ऋणी हूं और उनका एहसानमंद हूं कि उन्होंने मुझे बहुत ऊपर उठाने का काम किया। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं कि अगर हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों का और नौजवानों का साथ देना है तो समाजवादी के पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का रास्ता सुगम होगा। लेकिन अभी आपको किधर से टिकट की बात अगर हो रही है? आप जब पिछले बार 2 बारी कांग्रेस ने आपको टिकट दिया, आप चुनाव नहीं जीते। बहरहाल जब आप निर्दलीय थे तब आपने 2007 में चुनाव जीता था। उस लिहाज से अगर देखें तो आप किस तरह से देख रहे हैं जो गणित है वहां पर सीटों का? सहारनपुर से आप चाहेंगे टिकट अपना? नहीं, मैं टिकट की बात ही नहीं कर रहा हूं ना। मुझे टिकट की बहुत ज्यादा उसके अंदर बात, उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त एक ऐसे राज्य की स्थापना करना है, ऐसी सरकार की स्थापना करना है जो सरकार प्रदेश के किसानों का और प्रदेश के नौजवानों का
प्रदेश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा का, प्रदेश के व्यापारियों का, प्रदेश के अंदर रहने वाले तमाम लोगों के अंदर मोहब्बत और भाईचारा का पैगाम देने का काम करे, उसकी बात कर रहा हूं। और उसी के लिए मैं तमाम चीजों को दरकिनार कर मैंने पहल की है कि हम लोग समाजवादी पार्टी का समर्थन करें। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री ने भी आज एक बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है ये जो आगामी चुनाव है 20% बनाम 80% है। किस तरह से आप मुख्यमंत्री के बयान को देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी शायद थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलत तरीके से बोल गए। 20% वो हैं, 80% प्रदेश के अंदर उनके खिलाफ लोग हैं। 80% लोगों का चुनाव है और 80% लोग प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, सबके साथ जिस प्रकार का व्यवहार पिछले 5 साल में हुआ, प्रदेश में विकास ठप हो गया। उन तमाम चीजों को मद्देनजर प्रदेश की जनता एक तरफा समाजवादी पार्टी का समर्थन करने का काम करेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब ध्रुवीकरण के जैसे बयान दिए जाते हैं या नफरती बयान दिए जाते हैं, नेताओं को ही सूट करते हैं, उससे नुकसान तो समाज का होता है लेकिन नेताओं का वोट बैंक वो मजबूत होता है? आवाज, हेलो जी, देखिए ध्रुवीकरण जी नहीं, ध्रुवीकरण की बात तो वो करेंगे जो लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे। हम लोग समाज के अंदर समरसता की बात करते हैं, समाज के अंदर एकता की बात करते हैं, समाज के अंदर भाईचारे की बात करते हैं, तो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको भी आपका बयान याद होगा और आप सुर्खियों में उस समय आ गए थे। उस लिहाज से क्या कोशिश रहेगी कि इस बार चुनावों में तीखे बयानबाजी ना हो इस तरह की? देखिए, वो बयान के लिए मैं बार बार हमने कहा कि हमारे यहाँ की भाषा कुछ इस प्रकार की है, और वो बहुत ही अंदर बैठा हुए बोलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन ना मैं वैसा हूं, ना मैं वैसा था, ना मैं वैसा हूंगा, और हमारी ना वो विचारधारा है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम लोग गांधी के मानने वाले लोग हैं। हम लोग इस चीज के ऊपर यकीन नहीं करते, और हम आपको बहुत साफ, मैंने बार बार सब चैनल्स के माध्यम से भी कहा कि उन शब्दों के लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। उन शब्दों के लिए मेरा वो भावनाएं नहीं थी जिस भावना को समझा गया, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार उस चीज को उठाने का प्रयास किया जाता है, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। और मैं आपको बात साफ कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर इस समय जो हालात है, प्रदेश के अंदर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, वो सब इंगित कर रहा है कि एक तरफा समाजवादी पार्टी का तूफान है। चलिए, इमरान मसूद, शुक्रिया जुड़ने के लिए। उनका ये कहना है कि इस बार वो कांग्रेस से अब समाजवादी पार्टी में आए हैं और उनको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी इस बार विजयी होगी। बहरहाल हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला मौजूद हैं। ब्रजेश जी, आपने जो लगातार बयानबाजी आ रही है आप सुन ही रहे होंगे। मुख्यमंत्री मोदी के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस तरह की बयानबाजी चुनाव भर चलती रहेगी और ये और तीखी होती चली जाएगी। अब चुनाव आ गया है, हर चुनाव में उत्तर प्रदेश में तो इस तरह के मुद्दे आते हैं और इस तरह की बयानबाजी भी चलती है, तो इसे कोई ऐसा नहीं माना जा सकता। ये अब चुनाव का एक हिस्सा जैसा बनता जा रहा है, और कोई नेता ये बोलने में परहेज नहीं करता है। अपने अपने ढंग से सारे तीर चलाए जा रहे हैं। जी, माफ कीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान था उसको एक तरफ बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इसको ध्रुवीकरण की कोशिश ना देखा जाए। दूसरी तरफ जो आलोचक वर्ग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। उस लिहाज से अगर मुख्यमंत्री का योगी का ये बयान आता है, चुनावों पे कुछ असर पड़ेगा या इसको एक बयान के तौर पर देखकर नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए? देखिए निधि जी, पूरी तरह से पाले खींच चुके हैं और अपने अपने तरफ से लोग बढ़ भी चुके हैं। यदि हम जाते हैं बाहर देखते हैं तो लगता है कि साहब बहुत लोगों ने अपना मन बना रखा है। इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा मुझे नहीं लगता है, लेकिन चुनाव में यदि इस तरह के बयान आएंगे, चाहे किसी तरफ से आए, चाहे अखिलेश की तरफ से आए या योगी की तरफ से आए, तो इसका असर फिर थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है चुनाव में। आज के दिन की अगर बात करूं तो मुद्दा क्या गर्म है यूपी चुनाव में? अब देखिए, ये चुनाव लड़ाई जो है त्रिकोणीय लड़ाई में बदल रही है धीरे धीरे। अब इमरान मसूद जो शामिल हुए हैं, ये इसी का परिणाम है। पहले 4 महीना पहले हम लोग विचार कर रहे थे कि कांग्रेस एक बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ेगी, जिस ढंग से प्रियंका गांधी ने बहुत मेहनत की, यहां पर हर जगह गई, लेकिन कांग्रेस की स्थिति जो है उत्तर प्रदेश में वो
कहीं से भी सुधार नहीं हुआ। हम ये मानते हैं कि बहुत मेहनत की, चाहे हाथरस मुद्दा हो या लखीमपुर का मुद्दा हो या आगरा में का मुद्दा हो या ललितपुर में किसान की आत्महत्या का मामला हो, तो ये सारे मामले आगे आए और प्रियंका गांधी हर जगह गई। लेकिन जो जमीनी स्तर पर है, कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है, कांग्रेस की कोई मजबूती नहीं है, तमाम प्रयास इनके निष्फल हो चुके हैं। और जो आप देख रहे हैं इमरान मसूद का जैसे आज जाना, इस बात का संकेत है कि लड़ाई कैसे दुतरफा और या तितरफा मुड़ रही है। इसमें बसपा को इसलिए हम शामिल करते हैं कि उनका कोर वोट अभी भी उनके साथ है और वो मायावती के साथ ही जाने को तैयार बैठा है। बिल्कुल ब्रजेश जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो वाकई में उत्तर प्रदेश का जो चुनावी पारा गर्माता जा रहा है और सियासी बिसात एक तरह से हम देख रहे हैं कि बिक चुकी है और पास से चले जा रहे हैं। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी दलों के जमीन पर आकर प्रचार करने पर रोक लगा दी है। यानी पार्टियां सिर्फ डिजिटल प्रचार ही कर सकती हैं। कैसे होगा ये, देखिए रिपोर्ट। और वाकई में बहुत ये अहम है क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें या तमाम राज्यों की, उत्तराखंड की हम बात करें, ये मामले बढ़ रहे हैं। और ऐसे में हालांकि ये राहत सिर्फ 15 जनवरी तक ही है, लेकिन भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और इससे जो जिस तरह से संक्रमण फैलता है उसमें लगाम लगेगी। और ये एक बड़ी राहत की बात है। किस तरह से डिजिटल प्रचार होगा, अब कौन कौन सी पार्टियों के IT सेल मजबूत हैं, देखते हैं ये रिपोर्ट। इस तरह की रैलियां और रोड शो अभी कुछ दिन आप नहीं देख पाएंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार जमीन के बदले मीडिया और सोशल मीडिया पर शिफ्ट कर दिया है। डिजिटल चुनाव प्रचार में बीजेपी की तैयारी दूसरे राजनीतिक दलों से ज्यादा मजबूत नजर आती है। यूपी बीजेपी मुख्यालय में वॉर रूम तैयार है। सोशल मीडिया की 6500 लोगों की टीम भी तैयार कर ली गई है। बीजेपी के 1918 मंडल पर लगभग 5700 पदाधिकारी हैं। हर मंडल का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया है। डिजिटल प्रचार सामग्री मुख्यालय से तैयार होगी। बीजेपी पूरे प्रदेश में डिजिटल प्रचार के लिए 9 लाख LED स्क्रीन लगाएगी। 4 हाईटेक स्टूडियो बनकर तैयार हैं, जहां से वर्चुअल रैलियां होंगी। वर्चुअल रैली में एक साथ 10 से 50 हजार लोग जोड़े जा सकेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास सोशल मीडिया का एक स्ट्रांग नेटवर्क है, जिससे आज अखिलेश यादव जी लगातार डर रहे हैं। जिन्होंने वर्ष भर कभी तैयारी नहीं की, वो आज परीक्षा के काल में डर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। निर्वाचन आयोग की जो भी सिफारिशें हैं, हम उसका अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव की रथ यात्राओं में उमड़ रही जबरदस्त भीड़ से उत्साहित सपा अभी डिजिटल प्रचार में थोड़ा पीछे नजर आती है। सोमवार को सपा सांसद और वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का आरोप लगा दिया। प्रोफेसर रामगोपाल ने ट्वीट कर कहा कि झंडा, बैनर, पोस्टिंग, होर्डिंग कुछ नहीं लगा सकते। सभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, रैली भी नहीं कर सकते। मीडिया विपक्ष को दिखा नहीं सकती, तो क्या अखिलेश की जनसभाओं में उमड़ते जन सैलाब से घबराकर सरकारी पार्टी के अनुकूल सब व्यवस्था की जा रही है। मतदाता साइकिल पहचानता है और साइकिल का बटन ही दबाएगा। हम ये मानते हैं, हम ये भरोसा रखते हैं कि जो योगी। लेकिन सपा भी सोशल मीडिया पर आ रहे हैं अखिलेश कैंपेन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। बताओ उन्नाव वालों, कितनों को नौकरी मिल गई। यूपी चुनाव के लिए सपा की डिजिटल प्लानिंग क्या है? अखिलेश यादव के भाषणों के यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक लिंक शेयर किए जाते हैं। समाजवादी डिजिटल विंग का गठन किया गया है। बूथ स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को जोड़ा जाएगा। सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने के आदेश दिए हैं। 100 से ज्यादा वेरीफाइड ट्विटर और फेसबुक अकाउंट तैयार हैं, जैसे अखिलेश यादव का, डिंपल यादव का, नरेश उत्तम का। वर्चुअल रैली के लिए जूम और माइक्रोसॉफ्ट जैसे ऐप का इस्तेमाल करने की तैयारी है। टिकटों में महिलाओं को कांग्रेस डिजिटल कैंपेन में सपा से आगे नजर आती है। प्रियंका गांधी लगातार फेसबुक के जरिए वोटरों से बातचीत कर रही है। कांग्रेस का कैंपेन उनके नारे लड़की हूं, लड़ सकती हूं के साथ महिला वोटरों को रिझाने की कोशिश करता है। कांग्रेस प्रियंका के साथ लाइव कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। प्रियंका सोशल मीडिया पर सीधे वोटरों से बात कर रही हैं। यूपी के सभी ब्लॉक में कांग्रेस LED स्क्रीन लगाने जा रही है। इंस्टाग्राम पर लड़कियों का डांस चैलेंज शुरू किया जाएगा।
कांग्रेस के 75,000 व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। दिल्ली और लखनऊ में सोशल मीडिया वॉर रूम बनाए गए हैं। इस तरीके से मैराथन आपने देखी होंगी, मुरादाबाद, झांसी, लखनऊ में सुपर हिट रही, तो उनको हमको बंद करना पड़ा कोविड गाइडलाइंस के चलते। लेकिन अब हम डिजिटल मैराथन के जरिए गली गली कांग्रेस जैसे कुछ हमने डिजिटल कार्यक्रम तैयार किए हैं जो हम आगे आने वाले दिनों में शुरू करने वाले हैं। डिजिटल रैलीज के थ्रू प्रियंका जी पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, उस जगह के स्थानीय नागरिकों को, मतदाताओं को एड्रेस कर पाएंगे। बसपा इस पूरे डिजिटल कैंपेन में सबसे पीछे नजर आती है। उनके सोशल मीडिया पेज पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव प्रसारित की जाती है। कोई खास बड़ा डिजिटल कैंपेन भी बसपा ने अब तक लॉन्च नहीं किया है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज के तहत में हम कैसे अपने जो हमारी ऑडियंस है, जिनके पास हम पहले घूम करके फिजिकली जा चुके हैं, लेकिन हम लोग उनके पास कैसे डिजिटल मोड से और आईटी का इस्तेमाल करते हुए पहुंचे, इसकी हमारी प्लानिंग चल रही है। चुनावी रैलियों में आ रही भीड़ से अंदाजा लगाया जाता रहा है कि किसका माहौल है, कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। लेकिन अब इस डिजिटल कैंपेन में इस समय ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि किसका माहौल है, किसका नहीं। पार्टियां भी अपनी रणनीति दोबारा तय कर रही हैं। 15 जनवरी को चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक है, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लग नहीं रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में जल्द चुनावी रैलियां देखेंगे। सहयोगी बिलाल के साथ लखनऊ में सौरभ शुक्ला, ईटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश से एक और ये खबर है, यूपी में आज से 60 साल से ऊपर वालों को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। लेकिन यूपी उन राज्यों में है जहां टीकाकरण की दर सबसे नीची है। राज्य में अब तक बस 53% लोगों को वैक्सीन लगी है। राज्य सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है कि इसे कैसे बढ़ाए। पूरे उत्तर प्रदेश में बूस्टर डोज दी जा रही है, लेकिन यूपी का सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि 1 महीने बाद चुनाव है और यहाँ कुल टीकाकरण काफी कम है, बस आधे से कुछ ज्यादा लोगों का। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक जो बड़ी चुनौती है बूस्टर डोजेस के अलावा, वो ये है कि दूसरी डोज का जो कवरेज है वो कैसे इंक्रीज किया जाए। सिर्फ 53% लोग अभी ऐसे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं और ये दर बहुत कम है। जैसे ये लोग जो हैं, आपका नाम क्या एक बार फिर बता दीजिए। सर्वेश जी, कितना लेट हुआ है आपको सेकंड डोज? अरे 2 महीने सर। 2 महीना क्यों लेट हुआ? जी सर, बक्सा में रख दिए थे, मिल नहीं रहे पर्ची। हाँ, तो आपको ये नहीं मालूम था आधार कार्ड के साथ भी आएंगे तब भी हो जाएगा? सर आधार कार्ड नहीं मालूम था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सेकंड डोज डिलेड है और ये चुनौती है इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले कि कैसे ये वैक्सीनेशन, फुल वैक्सीनेशन का जो कवरेज है, इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। यूपी में अब तक 7.93 करोड़ लोगों को दोनों डोज दी जा चुकी है, जबकि टीका लेने की योग्य आबादी 15 करोड़ से ऊपर है। चुनाव आयोग ने टीकाकरण की इस नीची दर पर चिंता जताई है। पहले 30 दिसंबर को जब आयोग लखनऊ में था और फिर शनिवार को जब चुनाव की घोषणा हुई। तो क्या अब रफ्तार बढ़ रही है? शनिवार को यूपी प्रशासन ने 8.33 लाख लोगों को दूसरी डोज दी। ये बीते 10 दिन में सबसे ज्यादा है। शुक्रवार को 8.22 लाख लोगों को टीके की दूसरी डोज लगी, 10 दिन में दूसरी सबसे बड़ी संख्या। रविवार को शायद छुट्टी की वजह से संख्या कम हुई, लेकिन सोमवार को इसके बढ़ने के आसार हैं। यूपी के ग्रामीण जिलों में टीकाकरण की चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है, जैसे पूर्वी यूपी के बलिया जिले में, जो यूपी में टीकाकरण में सबसे पीछे चल रहा है। बलिया में मार्च में 6ठे दौर में चुनाव है। आज जनपद बलिया अभी वैक्सीनेशन की स्पीड में काफी पीछे है। 73% के आसपास की पॉपुलेशन को हम फर्स्ट डोज दे पाए हैं और ये उत्तर प्रदेश के 75वें स्थान पर है। हमारी कोशिश है कि 20 तारीख तक हम इसको टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स की सूची में शामिल करा पाएं। सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा हो रही है, कम नहीं हो रही फर्स्ट डोज की तुलना में। अगर हम देखें हमारे जनपद में, रीजन ये है कि फर्स्ट डोज जिन्होंने देर से लिया है उनको सेकेंड डोज के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों को जनपद बलिया में फर्स्ट डोज देर से मिली है। तो चुनौती वही रहती है, कैसे उत्तर प्रदेश में सभी लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो। बलिया में करुणा सिंधु और कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें, हरिद्वार उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं और हरिद्वार में जिस तरह से नफरती भाषण का मामला आज जो था वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस पर कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा है कि वो मामले की सुनवाई करेंगे और इस पर गौर करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव और जानकारी दे रहे हैं। दिसंबर के महीने में हरिद्वार में हुई धर्म संसद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और वहां पर हेट स्पीच और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो नरसंहार के आह्वान किया गया, जिस तरह के आरोप लगे, जो वीडियो सामने आए, उसको लेकर अब एक बड़ी सुनवाई करने के लिए और जल्द सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और एक पत्रकार कुर्बान अली इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच एक एसआईटी के जरिए कराई जाए। साथ ही ये भी मांग की गई है कि 2018 में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग को लेकर जिस तरह के दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की थी, वो गाइडलाइन भी फॉलो कराई जाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हों। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल जो वरिष्ठ वकील है, उन्होंने याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना के सामने, जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने मेंशन किया और कहा कि इस मामले की जल्द सुनवाई होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज की गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से हेट स्पीच दी गई, मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया, वो पूरे समुदाय की सुरक्षा को खतरे में डालता है और जिस तरीके से पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की, तो इससे ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों से हाथ मिला लिया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस तरह की हेट स्पीच सीधे तौर पर देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाती हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत को इस मुद्दे पर दखल देना चाहिए। तो कुल मिलाकर 2 मामलों की यहाँ खिलाफ याचिका दाखिल की गई है और जांच की मांग की गई है। हरिद्वार धर्म संसद जो हुई थी उस पर, और एक दिल्ली में भी एक प्रोग्राम हुआ था जिस पर एक क्लिप दिखाई गई थी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, उत्तराखंड के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया है। उनको निर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया। तो एक बड़ी सुनवाई जल्द ही सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में खबर मध्य प्रदेश से। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मंत्रालय में एक बैठक हुई जिसमें महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद समेत कई प्रमुख संत उपस्थित थे। जहां ओमकारेश्वर में स्थापित होने वाली 108 फीट शंकराचार्य जी की प्रतिमा, संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान के संबंध में चर्चा हुई। इन सब पर हजारों करोड़ का खर्चा होगा। ये और बात है कि राज्य लाखों करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से स्टैच्यू ऑफ वननेस बनाना है। हालांकि विपक्ष फिलहाल इसे गंभीरता से लेने के मूड में नहीं। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में कहा, सिया राम में सब जग जानी। एक ही चेतना सब में है। इसलिए भारत के गांव-गांव में ये बात है कि अभी भी बच्चा बच्चा ये मंत्र बोलता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अब ये प्राणियों में सद्भावना हो मतलब एक ही चेतना है, पर विश्व का कल्याण हो। तो इसलिए हम सर्वभौमत्व सुविधा की परिकल्पना करते हुए आगे बढ़े। देखिए, सही या गलत का नहीं, इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जो ये बोलते हैं। उस पर जवाब दो, अगर ये इसका कभी क्रियान्वयन हो, घोषणा कर दो 2000 करोड़ रुपए की, फलाने करोड़ की। ये तो जब ये पैसा बजट में अलॉट करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा संग्रहालय पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। ये और बात है कि पिछले साल भर से राज्य सरकार लगभग हर महीने 1.5 से 2000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। मध्य प्रदेश सरकार पर फिलहाल 2,56,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी राज्य में हर नागरिक पर 34,000 रुपए का कर्ज। अगर खर्चा चलाने सरकार FRBM के तहत और कर्ज लेती है तो मार्च तक सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज होगा, यानी हर नागरिक 40,000 रुपए का कर्जदार होगा।
इस तंगहाली के बीच बड़ी जरूरत इन किसानों की है। कोई रो रहा है, कोई नेताजी के पैरों में सिर पटक रहा है। दरअसल मावठे से 18 जिलों में फसलें तबाह हो गईं। 500 से ज्यादा गांव में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। अशोकनगर जिले के 80 गांवों में 10,000 हेक्टेयर में धनिया खराब हो चुकी है। मसूर चना कीचड़ में दबा है। खुद बीजेपी विधायक कह रहे हैं मदद नहीं मिली तो सड़क पर उतरेंगे। मुझे जो करना पड़ेगा, ठीक है ना, और आखिरी अगर इस बार मुआवजे में गड़बड़ी मैं तुम लोगों के सामने कर रहा हूं, इस्तीफा देके आओ। मंत्री जी कह रहे हैं बीमे से 25% रकम फौरन मिल जाएगी, लेकिन फिर अपने 17 साल भूलकर कांग्रेस के 50 सालों का हिसाब भी मांगते हैं। लेकिन आपने फसल बीमा योजना क्यों नहीं लाई? हम किसान को ये जो प्राकृतिक आपदा आई है इसका 72 घंटे के अंदर सर्वे करके पंचनामा बनाकर बीमा कंपनी को देंगे। 25% राशि जल्दी से जल्दी उसकी फसल आने के पहले, यानी मार्च के पहले हम उसको दिला देंगे। मैं कमलनाथ जी से, कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपकी 50 साल सरकार रही है, लेकिन आपने फसल बीमा योजना क्यों नहीं लाए? आपके समय आरबीसी 6-4 में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। 50 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी 50 रुपए 80 रुपए से ज्यादा किसान को नहीं मिला। वैसे जिन किसानों का बीमा नहीं उनका क्या? ऐसे में आप सोचिए, खस्ता हाल सरकार से किसानों को कर्जा लेकर मदद मिलेगी, फिर राज्य को इन वित्तीय हालातों से बाहर निकालना कितनी बड़ी चुनौती होगा। पिछले साल बीमा कंपनियों को 1,38,806 करोड़ रुपए के प्रीमियम का भुगतान हुआ, जिसके एवज में किसानों को 92,427 करोड़ रुपए का क्लेम मिला। मंत्री जी तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि फसल बीमा योजना है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही 2020 में खरीफ में किसानों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है। और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उस हिसाब से लगता है कि आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पहले बन जाएगी 2023 में, और तब तक भी शायद किसानों को फसल का मुआवजा न मिल पाए। और इस बीच सरकार जो कर्जा ले रही है, अनचाहे वो उसमें कर्जदार भी बनते जाएंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, देश में आज से दी जा रही है कोरोना की बूस्टर डोज। आज से स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से ऊपर के कोमॉर्बिड लोगों को एहतियात के तौर पर टीके की तीसरी डोज लग रही है। ऐसे लोगों की आबादी हमारे देश में करीब 6 करोड़ है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच तीसरे डोज के तौर पर एहतियाती टीका। पूरे देश में सोमवार यानी 10 जनवरी से इसकी शुरुआत हो गई है। एहतियातन टीका तभी लगेगा जब इन सब ने कोरोना के टीके की दोनों डोज ले रखी होगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोगों की आबादी 2,75,14,000 है, जबकि 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी हैं और 2 करोड़ के करीब फ्रंटलाइन कार्यकर्ता। जब हमें पता चला कि बूस्टर डोज सरकार की तरफ से बुजुर्ग लोगों को लगना शुरू हो गई है, मैं 60 साल के 61वें साल में चल रहा हूँ, तो मैंने तुरंत इनिशिएटिव लिया और आज मैं ये वॉक इन करके बूस्टर डोज लगवाने के लिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, और इतने बड़े देश में इसका अरेंज करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं फिलहाल मुंबई के बीकेसी इलाके में मौजूद हूँ, तो आप देखें कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो वैक्सीन ले रहे हैं। ये सभी अधिकांश लोग बूस्टर वैक्सीनेशन ले रहे हैं। लगा आपको कि आज ही ले लेना चाहिए? नहीं, जरूरी है ना, वही सबसे अपने को लगा कि ले ले अच्छा है। अभी कोविड केस ज़्यादा बढ़ रहा है, 20-20, 25-25 हज़ार मुंबई में हो रहा है, महाराष्ट्र में 40,000 केस से ऊपर आ रहा है, तो ले लेना अच्छा है। और पिताजी का एज है 95 एज, वो तो सुबह से ही, कल से ही इंतज़ार करता था कि बुक कर लिया, फिर अपना दिन आ गया, आज का दिन तो करवा लिया है। अच्छा, तो आज दिन आ गया तो आ गए। दादा, आप रुके हुए थे क्या? वैक्सीन लेना चाह रहे थे आप? वैक्सीन ले लिया आपने? तीसरा डोज ले लिया आपने? अच्छा, आप अभी आपको कैसा लग रहा है वैक्सीन लेके? कोई तकलीफ नहीं है। प्रिकॉशन डोज के तौर पर तीसरा टीका वही होगा जिसकी दोनों डोज पहले ली गई होगी। The precautionary
vaccine dose that will be given to healthcare workers, frontline workers and individuals 60 years and above with comorbidities will be the same vaccine as has been given to them previously. So Covaxin वालों को Covaxin, Covishield वालों को Covaxin, Covishield वालों को Covishield। एहतियात बरतने को भी कहा गया है और साथ में एहतियाती टीका भी है। दूसरी लहर में इतने मामलों के बीच अस्पताल में दाखिला करीब 20 से 23% हो रहा था, लेकिन वहीं इस लहर में वो 5 से 10% के आसपास ही है। पर फिर भी राज्यों से कहा गया है कि बदलते आंकड़े के बीच नज़र और निगरानी बनाए रखें। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र में फिर से कोविड हॉटस्पॉट बन गया है, लेकिन पिछली लहर की तुलना में ऑक्सीजन की मांग 80% कम है। मुंबई के सरकारी निजी अस्पतालों के 21% कोविड बेड फिलहाल भरे हैं, लेकिन कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि अगले 2 हफ्ते अहम है, क्योंकि इसी दौरान अस्पतालों में भर्ती बढ़ती है और आईसीयू वेंटिलेटर की मांग भी। मुंबई में कोविड जंबो सेंटर की ये 2 तस्वीरें हैं। करीब 3 हफ्ते पहले 20 दिसंबर को कोविड बेड खाली पड़े थे, लेकिन इस जंबो सेंटर में अब 37% कोविड बेड भर चुके हैं। मुंबई शहर में 1,17,437 एक्टिव कोविड मरीज हैं और इनमें से सिर्फ 7,432 मरीज ही अस्पताल में भर्ती हैं, यानी महज 6.32%। सरकारी और निजी अस्पताल मिलाकर देखें तो कुल 34,960 कोविड बेड में 21% बेड पर मरीज भर्ती हैं। पिछली लहर में करीब 2,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड थी, फिलहाल करीब 350 मीट्रिक टन है। हालांकि कुछ दिनों पहले ये 270 मीट्रिक टन थी, जो बढ़कर अब 350 मीट्रिक टन तक पहुंची है, यानी करीब 30% की बढ़त। आज के दिन में हमारे पास 900 प्लस पेशेंट ऑन बोर्ड है, उसमें से एक भी पेशेंट आईसीयू की फिलहाल तो आज तक जरूरत नहीं है, और उसमें से 200 से 250 जो पेशेंट है उनको O2 बेड पे डाला है, बट सारे मेंटेन्ड है, कोई बैड कंडीशन में नहीं है। नंबर बढ़ रहा है, प्रिकॉशन लेना जरूरी है, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। महानगर पालिका पूरी तरह सज्ज है। हालांकि महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि अस्पतालों में भर्ती होने की संख्या 2 हफ्तों के बाद ही बढ़ती है। इस हफ्ते में शायद हमें समझेगा कि क्या हमारे ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू बेड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी या ऐसी ही रहेगी, क्योंकि करीब 2 हफ्तों के बाद ही हम देखते हैं कि एडमिशन जो है बढ़ना चालू हो जाते हैं, तब तक एडमिशन बढ़ते नहीं हैं। तो हमें ये अगला हफ्ता जो है बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, डाटा उसका स्टडी करना पड़ेगा। बढ़ी टेस्टिंग और पाबंदियों के बीच मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन 90% से ज्यादा कोविड मरीज बिना लक्षण वाले हैं। ऑक्सीजन, दवा, बेड की कोई किल्लत नहीं, ये आंकड़े राहत पहुंचाते हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।